सहारा की तपती रेत से लेकर अटलांटिक महासागर की लहरों तक, मोरक्को एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और आज का जमाना एक साथ सांस लेते हैं। चलिए आज जानते हैं कि कैसे सदियों से अलग-अलग सभ्यताओं का ये संगम पॉइंट रहा और आज एक नई पहचान बना रहा है। तो मोरक्को की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। इसकी पुराने दौर से लेकर आज की इसकी अनोखी पहचान तक, सब कुछ। मोरक्को की कहानी शुरू होती है एक चौराहे से, और ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल चौराहा नहीं था, बल्कि ये संस्कृतियों, साम्राज्यों और नए नए विचारों के मिलने की एक जगह थी जिसने इसकी नींव रखी। जरा सोचकर देखिए, एक ही जमीन पर पहले कार्थेजियन और रोमन साम्राज्यों ने अपनी छाप छोड़ी, फिर वहां के बर्बर कबीलों ने अपनी जड़ें जमाई, और फिर अरब खलीफाओं के आने से एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। बस इसी मिक्स ने मोरक्को की संस्कृति को इतना रंगीन और अनोखा बना दिया है। ये टाइमलाइन असल में मोरक्को के बनने की कहानी है। देखिए, 7वीं सदी में इस्लाम के आने से यहाँ सब कुछ बदल गया। फिर 12वीं सदी में अल्मोहाद वंश ने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। 16वीं सदी में इसकी आज़ादी की भावना का टेस्ट हुआ, और 17वीं सदी में जिस अलावित राजवंश ने सत्ता संभाली वो आज भी वहाँ कायम है। और पता है, यही वो बात है जो मोरक्को को सबसे खास बनाती है। 16वीं सदी में जब ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य पूरे इलाके में फैलता जा रहा था, तब अकेले मोरक्को ने उन्हें कामयाबी से रोक दिया। ये घटना दिखाती है कि मोरक्को की अपनी एक अलग पहचान और हिम्मत थी, जो उसे बाकी अरब दुनिया से हमेशा अलग रखती आई है। और यही अलावित राजवंश, कमाल की बात है कि आज भी मोरक्को की बागडोर संभाले हुए है। उन्होंने सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बनाई, बल्कि मोरक्को की पहचान को एक इस्लामी राजशाही के तौर पर दुनिया के सामने रखा। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, शांति का दौर हमेशा नहीं रहता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां यूरोपीय ताकतों की नज़र इस देश पर पड़ी, और फिर शुरू हुआ मोरक्को के लिए एक बिल्कुल नया संघर्ष। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत आज़ादी को आखिर चुनौती मिली कैसे? इसका जवाब दो तरफा दबाव में छुपा है। एक देश के अंदर से आ रहा था और दूसरा बाहर से। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ मोरक्को यूरोप के झगड़ों से खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ फ्रांस और स्पेन जैसी यूरोपीय ताकतें पूरे उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा करने का सपना देख रही थीं। तो ये टकराव तो होना ही था। और फिर 1830 के बाद तो जैसे मोरक्को पर एक के बाद एक मुश्किलें आने लगीं। पड़ोसी अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा, फिर स्पेन के साथ युद्ध में हार, और देश के अंदर ही विद्रोह। इन सब ने मिलकर मोरक्को को इतना कमजोर कर दिया कि यूरोपीय ताकतों के लिए दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। और आखिर में देश के अंदर बगावत इतनी बढ़ गई कि सुल्तान को फ्रांस से मदद मांगनी पड़ी। लेकिन इस मदद की कीमत बहुत बड़ी थी। एक ऐसी संधि जिसने मोरक्को की आज़ादी छीन ली और फ्रांसीसी शासन की शुरुआत कर दी। लेकिन मोरक्को की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक आधुनिक साम्राज्य का जन्म हुआ, जो आज दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज़ादी का ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में मोरक्को के सैनिकों ने फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें तक दे दी। इसी बलिदान ने देश के अंदर आज़ादी की एक नई आग जलाई, और आखिरकार 1956 में मोरक्को ने अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल कर ही ली। और आज़ादी के बाद मोरक्को ने जो तरक्की की है वो वाकई देखने लायक है। ज़रा इस नंबर को देखिए, $131 बिलियन। इसकी जीडीपी इसे उत्तरी अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है, जो इसकी तरक्की का सीधा सबूत है। तो ये पैसा आता कहाँ से है? इसका राज इसकी इकोनॉमी की बनावट में छिपा है। ये सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है। सर्विस सेक्टर का इतना बड़ा हिस्सा होना ये दिखाता है कि मोरक्को एक मॉडर्न और डेवलप होती हुई इकोनॉमी है। और ये डाइवर्सिटी सच में कमाल की है। मतलब एक तरफ जहां ऑटो पार्ट्स और एरोस्पेस जैसे हाईटेक उद्योग बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म और खेतीबाड़ी भी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। यही बैलेंस इसकी असली ताकत है। चलिए अब जरा मोरक्को के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। इसकी राजधानी रबात है और ये अल्जीरिया और मॉरिटानिया के बीच में है। और हाँ, इसकी एक सबसे बड़ी पहचान है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, जो इसके दरवाजे पर ही है। ठीक है, इतिहास और इकोनॉमी तो हो गई।
अब बात करते हैं मोरक्को की असल पहचान की, उसकी आत्मा की, यानी उसकी संस्कृति, उसके स्वाद और उन प्रतीकों की जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। मोरक्को का झंडा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसका लाल रंग शाही परिवार की विरासत को दिखाता है, जबकि हरा रंग और बीच में बना सितारा देश की गहरी इस्लामी जड़ों और अल्लाह के साथ उसके रिश्ते का प्रतीक है। और हाँ, मोरक्को की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। धीमी आंच पर मसालों में पका हुआ ताजिन, हर शुक्रवार को परोसा जाने वाला सॉफ्ट कुसकुस और भुने हुए बैंगन से बना जालुक सलाद, ये सिर्फ डिशेज नहीं है, बल्कि मोरक्को की मेहमान नवाजी और कला का एक नमूना है। मोरक्को की ज़मीन ने दुनिया को कुछ बेहतरीन दिमाग और दिलेर लोग दिए हैं। महान यात्री इब्न बतूता, जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, से लेकर मोहम्मद ज़फ़ज़ाफ़ जैसे लेखक, जिन्होंने मोरक्को के लिटरेचर को एक नई आवाज़ दी। इन हस्तियों ने दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। तो हमने देखा कि मोरक्को हमेशा से एक चौराहा रहा है, जहाँ संस्कृतियाँ मिली, साम्राज्य बने और बिगड़े और नए विचार पैदा हुए। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जो देश अतीत का इतना बड़ा चौराहा रहा हो, वो आने वाले भविष्य में दुनिया के लिए क्या भूमिका निभाएगा? इसका जवाब शायद मोरक्को की अगली पीढ़ी लिखेगी।